Good morning and welcome. So, now we are going to study an essay written by A.G. Gardiner. देखो टाइटल ज़रूर है ऑन स्पेंड थ्रिफ्ट्स, बट इस टेक्स्ट में एक कंपैरिजन है एंड गाइडेंस दी गई है A.G. गार्डिनर के द्वारा टू मेंटेन अ बैलेंस between being spendthrift and being a miser. कंजूस होने में और एक्स्ट्रा खर्चीले होने में बैलेंस मेंटेन करना कितना ज़रूरी है, एन आइडियल वे ऑफ लाइफ रिगार्डिंग मनी, इसके बारे में एक ब्रीफ सा एसे है, बहुत छोटा है. While everyone, I suppose, agrees that Lady Ida Sitwell richly deserves 3 months' imprisonment, there are many who will have sneaking pity for her. ऑथर कह रहा है कि मुझे लगता है कि लेडी ईडा सिटवेल रिचली डिज़र्व्स, मतलब शी हाईली डिज़र्व्स 3 months imprisonment. वो डिज़र्व करती है, जो उसको 3 month की कैद हुई है वो उसको डिज़र्व करती है. However, there are many who will have sneaking pity for her. फिर भी बहुत सारे लोग होंगे जो उसके साथ दया रखेंगे. अच्छा, अब पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है जो कि टेक्स्ट में क्लियरली मेंशन्ड नहीं है, लेकिन टेक्स्ट से हम इसको ड्रॉ आउट करते हैं कि लेडी ईडा सिटवेल को जेल क्यों हुई है. लेडी ईडा सिटवेल was sent to 3 months imprisonment. ये इसका आंसर बता रही हूँ मैं. लेडी ईडा सिटवेल was sent to 3 months imprisonment due to her spendthrift habit, due to spending excessively, due to not saving money, due to not leading monetary life in balance. ये सारे इसके आंसर्स हैं. ये जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए हैं ना, उसको एक एक लाइन बना के तुम्हारी 7-8 लाइन्स बन जाएंगी. एंड दैट नॉट बिकॉज शी इज़ अ वुमेन ऑफ फैमिली हु विल सफ़र पेक्यूलियर टॉर्चर फ्रॉम प्रिजन लाइफ. लोग इसलिए दया नहीं करते कि वो एक अच्छी वेल टू डू फैमिली से आ रही है जो कि पेक्यूलियर टॉर्चर मतलब जेल का स्पेसिफिक टॉर्चर सहन करेगी, इसलिए दया नहीं करते. On the contrary, I have no doubt that a spell of imprisonment is just what she needs. ऑथर कह रहा है जहाँ बाकी लोग इससे अंदर अंदर दया भाव रखेंगे, मेरा ये मानना है कि दैट अ स्पेल ऑफ इम्प्रिजनमेंट मतलब इम्प्रिजनमेंट का एक छोटा सा पीरियड इज़ जस्ट व्हाट शी नीड्स. वो उसकी ज़रूरत है, उसको लाइफ में छोटी सी इम्प्रिजनमेंट चाहिए. In fact, it is what most of us needs, especially most of those who live a life of luxurious idleness. कहता है लेडी ईडा सिटवेल ही नहीं है जिसको ये 3 months इम्प्रिजनमेंट या फिर शॉर्ट स्पेल ऑफ इम्प्रिजनमेंट की ज़रूरत है. हमारी लाइफ में हम भी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको ये शॉर्ट स्पेल ऑफ इम्प्रिजनमेंट की ज़रूरत है, जो कि लग्जूरियस आइडलनेस की लाइफ जीते हैं. देखो, लग्जूरियस आइडलनेस का मतलब होता है आपके पास लग्जरी है लेकिन आप एक आइडलनेस की ज़िंदगी जी रहे हैं. मतलब आपके उठने का कोई टाइम नहीं है, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स फिक्स नहीं है, आपकी सेविंग हैबिट्स फिक्स नहीं है, आपकी सोसाइटी में आपने कितना खर्चा करना है मतलब वो फिक्स नहीं है, आपने किसको कितनी उधारी देनी है वो फिक्स नहीं है, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए वो भी फिक्स नहीं है, आपका वर्कआउट, आपका रूटीन, आपकी फ़िज़ीक, आपका सोशल नॉर्म्स, आपका सोशल वेलफेयर कितना करते हो, कुछ भी फिक्स नहीं है. बट सिर्फ एक ही आपको प्रिविलेज मिली है लाइफ से, विच इज़ कि लिव अ लग्जूरियस आइडलनेस. यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ लग्जूरियस आइडलनेस. तो ऑथर ने बोला, A.G. गार्डिनर ने बोला है कि लग्जूरियस आइडलनेस इज़ अ प्रॉब्लम, जो कि ईडा सिटवेल में भी है. उसको क्योर करने के लिए अ स्पेल ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज़ व्हाट ईडा सिटवेल एंड मोस्ट ऑफ अस नीड.
टू बी कंपेल्ड टू गेट अप अर्ली, जेल में क्या होगा, तुम्हें सुबह उठना ही पड़ेगा, अटेंडेंस लगती है सुबह, अलार्म बजता है, बेल बजती है। टू क्लीन योर सेल, वहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं होते, खुद ही करनी पड़ती है क्लीनिंग। टू वियर प्लेन क्लोथ्स, फैशन भी वहाँ नहीं होता है, सबकी एक ही यूनिफॉर्म होती है। टू लिव ऑन प्लेन फूड, खाना भी सबका एक जैसा होता है, कोई नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, फ्रेंच फ्राइज़ ये सब नहीं होते। टू ऑब्ज़र्व रेगुलर आवर्स का मतलब रेगुलर जागने का टाइम, रेगुलर वॉक का टाइम, रेगुलर वहाँ पे काम करने का टाइम, रेगुलर रेस्ट का टाइम, रेगुलर नहाने के आवर्स, बेदिंग आवर्स भी फिक्स होते हैं, ये नहीं जब मुँह उठाया बाथरूम में जाओ नहा लो। एंड टू रेगुलर ड्यूटीज़, दिस इज़ नॉट अ मैटर फॉर टीयर्स बट फॉर थैंकफुलनेस। वो कह रहा है ऐसा डिसिप्लिन अगर किसी को सीखने को मिलता है तो ये रोने की बात नहीं है, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ थैंकफुलनेस, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इट इज़ सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन दैट वी ought टू अंडरगो periodically फॉर our स्पिरिचुअल एंड इवन बॉडीली हेल्थ। ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए फॉर अवर स्पिरिचुअल वेलबींग, इससे हमारा मन शांत होता है, हमारे मन में डिसिप्लिन आता है, एंड हमारी बॉडीली हेल्थ। ऑब्वियसली डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो स्पिरिचुअल एंड फिजिकल लाइफ दोनों हेल्दी होंगी। द सिंपथी दैट विल बी फेल्ट फॉर लेडी ईडा इज़ अ स्पेंडथ्रिफ्ट, जो कि बहुत खर्चीली है, इज़ द सिंपथी विच इज़ कॉमनली फेल्ट फॉर द स्पेंडथ्रिफ्ट। ये बहुत कॉमन है फॉर द पर्सन हु नो मैटर वट हिज इनकम, स्पेंड थ्रिफ्ट की इनकम जो मर्जी हो जाए, इज़ कंजेनिटली इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एंड्स मीट। उसकी इनकम जैसी मर्जी हो, जितनी मर्जी हो, लॉटरी लग जाए, उसकी इनकम डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, लेकिन बिकॉज दैट पर्सन इज़ अ स्पेंड थ्रिफ्ट, बिकॉज दैट पर्सन डजेंट नो हाउ टू सेव, बिकॉज दैट पर्सन डजेंट हैव एनी कंट्रोल ऑन हिज और हर स्पेंडिंग हैबिट्स, that person will always be incapable of meeting his or her ends meet। वो बंदा हमेशा इनकेपेबल रहेगा, असमर्थ रहेगा अपनी दैनिक ज़रूरतें पूरे करने के लिए। और अगर कोई बंदा अपनी डेली नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए दया भावना तो आएगी, उसके लिए ये सिंपथी तो आएगी। सो स्पेंड थ्रिफ्ट के लिए सिंपथी इसलिए आती है बिकॉज दैट पर्सन इज़ सो फ्रूगल, सो एक्स्ट्रावेजेंट इन हिज और हर स्पेंडिंग हैबिट्स दैट इन दी एंड, ये नहीं होता कि दिन के एंड में या फिर वीक के एंड में उसके पास पैसे ख़त्म होने ही होने, उसकी सेविंग ज़ीरो होगी 110%, इसलिए वो दया का पात्र है। द माइज़र हैज़ नो फ्रेंड्स, कंजूस के उसके बाद ऑथर कह रहा है द माइज़र हैज़ नो फ्रेंड्स, कंजूस होता है ना उसके तो कोई दोस्त नहीं होते हैं, बट द स्पेंड थ्रिफ्ट हैज़ जनरली टू मैनी, लेकिन उसके ऑपोजिट स्पेंड थ्रिफ्ट के बहुत सारे दोस्त होते हैं। सिंपथी का अगर हम टॉपिक लेते हैं तो अभी हमने जो पढ़ा है, स्पेंड थ्रिफ्ट को सिंपथी मिलती है बिकॉज वन और दी अदर डे ही और शी विल रन बैंकक्रप्ट, उसके पैसे सारे ख़त्म हो जाएंगे और फिर मतलब उसकी हालत कंगाल हो जाएगी, ठीक है, इसलिए उसको सिंपथी मिलती है। रहा सवाल फ्रेंडशिप का, माइज़र कंजूस के कोई फ्रेंड्स नहीं होते। अगर आप कहोगे कि चलो अपने ABCD दोस्त को कहोगे कि आज मुझे पार्टी दे दो या आज समोसे के पैसे तू दे दो, और सामने वाला फ्रेंड आपका माइज़र निकला, कंजूस निकला, तो कहेगा अरे नहीं मैं तो आज पर्स लाना भूल गया, मेरा तो आज गूगल पे नहीं चल रहा, मेरा तो ये नहीं चल रहा। तो 2 बार 3 बार वैसे बहाने मारेगा, तो 4th टाइम आप उसको कहना छोड़ दोगे, 5th टाइम आप उसको अपनी पार्टी में नहीं बुलाओगे, 6th टाइम आप उसके साथ घूमने भी नहीं जाओगे, 7th टाइम वो अलग ही ग्रुप में हो जाएगा, आप अपने ग्रुप में हो जाओगे। तो माइज़र के फ्रेंड्स तो बहुत कम होते या नहीं होते हैं, एज़ पर ऑथर नहीं होते हैं। बट द स्पेंड थ्रिफ्ट हैज़ जनरली टू मैनी, लेकिन जो उल्टा बहुत खर्चीला होता है उसके बहुत दोस्त होते हैं। खर्चीला बंदा जो होता है ना, ज़रूरी नहीं है अपने पर ही खर्च करता है वो खाने पीने में दूसरे पे भी खर्च कर ही देता है। और एक और हैबिट है, जो स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं ना, जब वो अपने पे खर्च करते हैं ना, तो जब शो ऑफ पे खर्च करते हैं, जैसे इस चैप्टर में भी आएगा,
सिल्क जैकेट्स और बहुत सारी ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ें, उससे ना शो ऑफ होता है, उससे आपका सोसाइटी में एक, देखो मैं नहीं कहती कि फॉल्स इम्प्रेशन, लेकिन इम्प्रेशन तो पड़ता है, दूसरे लोग आपसे इम्प्रेस तो होते हैं। तो जिस चीज़ से कोई इम्प्रेस होता है तो फिर अट्रैक्शन बिल्डअप होती है, तो लोग आपसे बातें ज़्यादा करते हैं, आपसे जनरली पूछ ही लेते हैं आपने कहाँ से लिया, कितने का लिया, तो मुझे भी शॉप बताओ, ऐसी बातें करते करते फ्रेंडशिप बढ़ जाती है। द डिफरेंस आई सपोज प्रोसीड्स फ्रॉम द आइडिया दैट वाइल द माइजर इज़ द सोल ऑफ द सेल्फिशनेस, माइजर बहुत ही अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपना देखता है, सिर्फ अपना बैंक अकाउंट देखता है। माइज़र को हैप्पीनेस मिलती है बाय सेविंग मनी। माइज़र माइज़र का सिर्फ खुद से रिलेशन है। सेल्फिश क्या होता है? जो अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता। तो माइज़र का रिलेशन सिर्फ खुद से है, अपने बारे में सोचेगा, मेरे पास कितने पैसे हैं ये सोचेगा, मैंने अगर इस XYZ चीज़ पर खर्चा कर दिया उसके बाद मेरे पास कितने पैसे बचेंगे वो ये सोचेगा। On the other hand, the spendthrift is at bottom a good-natured fellow and a lover of his kind. जो spendthrift है ना, lover of his kind का मतलब है, जो spendthrift है वो कहीं ना कहीं खुद से प्यार करता है एंड अदर spendthrift से भी प्यार करता है। तो गुड नेचर्ड फेलो होते हैं, एक तो वो खुद से प्यार करते हैं, खुद के ऊपर खर्च करते हैं, खुद को सुंदर बनाने में खर्च करते हैं, खुद का एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने में खर्च करते हैं। कई बार कुछ फूडीज़ होते हैं वो खाने के ऊपर ज़्यादा खर्च कर देते हैं। जैसे अगर आपका बजट नहीं भी अलाउ करा, बजट आपका आलमंड के लिए है, तो आप मतलब और एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट्स और एक्सपेंसिव, मतलब पिज़्ज़ा, मतलब पिज़्ज़ा ही 580 680 का आता है, पिज़्ज़ा हर महीने 5-6 पिज़्ज़ाज आ जाएं, तो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है, बट मन उसका अच्छा होता है। इज़ बेसिकली अ गुड नेचर्ड फेलो, क्योंकि वो अपने सेल्फ बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता इन कंपैरिजन टू द माइज़र। माइज़र तो अपने अलावा किसी को देखता नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड द स्पेंडथ्रिफ्ट इज़ अ गुड नेचर्ड फेलो एंड अ लवर ऑफ हिज काइंड, खुद से भी प्यार करता है एंड अदर स्पेंडथ्रिफ्ट से भी प्यार करता है, अगर अदर जो खर्चीले लोग होते हैं ना उनसे भी प्यार करता है। No doubt, the vice of the spendthrift has a touch of generosity, but it is often generosity at other people's expense and is not seldom as essentially selfish as the vice of the miser. देखो vice होता है बुरी आदत, नुक्स या बैड ट्रेट। तो वो कह रहा है द वाइस ऑफ द स्पेंडथ्रिफ्ट, खर्चीले लोगों का जो गलत आदत है, जो खर्चीली आदत है उनकी, हैज़ अ टच ऑफ जेनरोसिटी, उनके पास जो जेनरोसिटी मतलब होता है दानवीरता। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाइस ऑफ द स्पेंड, जो स्पेंडथ्रिफ्ट की बुरी आदत है एक्स्ट्रा खर्चा करना, अपने बजट से ज़्यादा खर्च करना, उसमें क्या जेनरोसिटी है? देखो ऐसी जेनरोसिटी सिर्फ यही है कि अपने पे खुल के खर्च करना, जेनरसली खर्च करना, मतलब ये नहीं सोचना कि मेरे पास पीछे बचा कितना, इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में इवैल्यूएट नहीं करना, तो मैं अपनी लीनेज के लिए क्या सोच कर जा रहा हूँ, क्या छोड़ कर जा रहा हूँ वो नहीं सोचना। बस उन्होंने एक टच ऑफ जेनरोसिटी है, जेनरस स्पेंडिंग है, बट इट इज़ ऑफन जेनरोसिटी एट अदर पीपल्स एक्सपेंस and is not seldom as essentially selfish as the vice of the miser. देखो ये इसका मतलब क्या है? बट इट इज़ ऑफन जेनरोसिटी एट अदर पीपल्स एक्सपेंस, दूसरे के सर पे कैसे जेनरस कोई बनता है? दूसरे के सर पे हम दो तरह से जेनरस बनते हैं, एक तो दूसरे को खिला पिला के, दूसरे को गिफ्ट दे के, दैट इज़ ऑल्सो स्पेंडथ्रिफ्ट। हम किसी की शादी में गए जहाँ 500 शगन चल सकता था, हमने जान के 2100 दिया, सो दैट इज़ वाइस। गलत बात है ना? जब हमारा बजट 500 का है हमने 2100 शगन क्यों दिया? सो दैट इज़ वाइस, वाइस ऑफ द स्पेंडथ्रिफ्ट, एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, बट इट हैज़ अ टच ऑफ जेनरोसिटी, हमने जेनरसली खर्चा किया, वहाँ तक ठीक है, बट इट इज़ ऑफन जेनरोसिटी एट अदर पीपल्स एक्सपेंस। ठीक है, अदर पीपल्स एक्सपेंस पे कैसे? दूसरे को खुश किया कि नहीं? 2100 जिसके पास गए उसको तो खुश किया, ये एक तरीका है अदर पीपल्स एक्सपेंस।
दूसरा तरीका ये है एट अदर पीपल्स में शो ऑफ करना। शो ऑफ भी तो हो रहा है ना कि मैंने 2100 दिया, मेरी एक इमेज बनेगी, मेरी गुडविल बनेगी, और ख़ुद को भी अच्छा लग रहा है उनको। ऊपर ऑथर ने बोला ना, दे आर गुड नेचर्ड फेलो। गुड नेचर्ड मतलब मन से उनको अच्छा लगता है, मन उनका अच्छा है, अच्छा फील करने के लिए वो जेनरसली स्पेंड करते हैं। तो जो स्पेंड थ्रिफ्ट है वो ज़्यादा इसलिए स्पेंड करता है क्योंकि वो जेनरस होता है एट अदर पीपल्स एक्सपेंस and is not seldom as essentially selfish as the vice of the miser. And is not seldom as essentially selfish as the vice of the miser. उसकी जो जेनरोसिटी होती है ना वो सेल्फिश नहीं होती, इतनी सेल्फिश नहीं होती जितनी की सेल्फिश होती है वाइस ऑफ द माइज़र। जितनी की बुरी आदत माइज़र की सेल्फिशनेस के साथ रिलेटेड है ना। तो बेसिकली अगर मैं आपको इसका क्रक्स बताऊं तो माइज़र को उसने सेल्फिश कहा है क्योंकि माइज़र सिर्फ अपने बारे में सोचता है, एंड उन्होंने स्पेंड थ्रिफ्ट को टच ऑफ जेनरोसिटी वाला बोला है। ये नहीं कहा कि दे आर जेनरस पीपल। चलो एग्ज़ाम में लिखाओगे, नो वरीज, ऐसे मार्क्स रिडक्शन नहीं होंगे आपके। बट अगर आप इसको इन डेप्थ समझना चाहो ना तो ऑथर ये नहीं कह रहा है कि स्पेंड थ्रिफ्ट्स आर जेनरस पीपल। स्पेंड थ्रिफ्ट्स हैव टच ऑफ जेनरोसिटी। जेनरस पीपल तो वो है ना कि आपके पास बहुत सारा कुछ है तो आप दान में दे रहे हैं, जैसे अंबानी है, कितना कुछ है, तो वो जेनरस है। लेकिन स्पेंड थ्रिफ्ट्स के पास कैसे टच ऑफ जेनरोसिटी है कि वो अपने लिए बचा नहीं रहे हैं, अपने लिए सेल्फिश नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से माइज़र पीपल अपने लिए सेल्फिश हैं, वो उस तरह से स्पेंड थ्रिफ्ट्स अपने लिए सेल्फिश नहीं। It is rather like the generosity of the man who was so touched by a charity sermon that he picked his neighbor's pocket of a guinea and put it in a plate. मैंने आपको बोला ना, अगर आप ये लिखो कि दे आर जेनरस पीपल तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। जेनरस पीपल नहीं है वो। इट इज़ रैदर लाइक जेनरोसिटी। अब वो कह रहा है कि किस तरह का टच ऑफ जेनरोसिटी। अब इसी फ्रेज़ को ना, टच ऑफ जेनरोसिटी वाले फ्रेज़ को वो यहाँ से एक्सप्लेन करने लगा है ऑथर। इट इज़ रादर लाइक द जेनरोसिटी ऑफ द मैन। वो इस तरह से जेनरस हैं जैसे कि हु वॉज सो टच्ड बाय अ चैरिटी सरमन दैट ही पिक्ड। चैरिटी सरमन होता है जैसे कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो प्रीच करती हैं कि धर्म के रास्ते पर चलो, अपना दशांश डोनेट करो, अपनी इनकम का 10वां हिस्सा दो तो आपको पुण्य मिलेगा, आपको अगले जन्म में उसका रिवॉर्ड मिलेगा, या आपको आफ्टर लाइफ में उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसे सरमन्स होते हैं जो स्पीच नहीं देते हैं, स्पिरिचुअल स्पीच। तो चैरिटी तो आपको पता है, दान देना। तो चैरिटी सरमन होता है जो दान के रिलेटेड स्पीच दी जाती है ना। दैट ही पिक्ड का मतलब होता है कि चोरी करना। दैट ही पिक्ड हिज नेबर्स पॉकेट ऑफ अ गिनी का मतलब जैसे यहाँ पे पैसे होते हैं, इंडिया में पैसे होते हैं, तो कहीं पे सेंट्स होते हैं, तो मतलब मेन करेंसी की सब करेंसी, एंड पुट इट इन द प्लेट। स्पेंड थ्रिफ्ट लोग इस तरह से जेनरस होते हैं जैसे कि उनको एक अचानक से मोटिवेशन आई हो कि हाँ हमने दान करना है। उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच सुनी, चैरिटी सरमन सुना, और उनको अचानक से मोटिवेशन आ गई कि हाँ हमने तो दान करना है। लेकिन उनके पास पैसे हैं नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट हैं, वो अपने सारे पैसे ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन उनको फिर भी अंदर मची हुई है कि हाँ हमने तो दान करना है, बिकॉज दे हैव अ टच ऑफ जेनरोसिटी। तो उसका सोल्यूशन उन्होंने क्या निकाला कि नेबर्स की पॉकेट में से, अपने पड़ोसियों की पॉकेट में से एक गिनी ली एंड उसको दान पात्र में डाल दी। बाद में ऑथर लेडी ईडा सिटवेल को सेल्फिश बोलता है। लेडी ईडा सिटवेल वॉज नो डाउट सेल्फिश, ठीक है। वो कहता है कि लेडी ईडा सिटवेल सेल्फिश थी बिकॉज इट वॉज हर फॉर्म ऑफ सेल्फिशनेस टू इन्जॉय द लग्जरी ऑफ स्पेंडिंग मनी शी हैडंट गॉट। देखो यहाँ पर ऑथर एक फ्रेज़ यूज़ करता है, स्पेंडिंग मनी शी हैडंट गॉट। इससे ना हमें एक हिंट या फिर एक इंडिकेशन या फिर एक इम्प्रेशन मिलता है कि मे बी द मनी शी इज़ स्पेंडिंग इज़ हर हस्बैंड्स मनी।
और द लीनिएज मनी, लीनिएज मतलब जो आपकी विल में आपको मिलती है, और बोरड मनी, या फिर उसने किसी से, फ्रेंड से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखे हैं। बिकॉज एज पर द ऑथर शी इज़ इंजॉइंग, वो इंजॉय कर रही है द फॉर्म ऑफ सेल्फिशनेस, वो सेल्फिश हो रही है बाय स्पेंडिंग द मनी, क्योंकि कोई सेल्फिश होता है इंजॉय करने के लिए ना, तो शी इज़ स्पेंडिंग मनी एंड इंजॉइंग द लग्जरी एंड बीइंग सेल्फिश बाय स्पेंडिंग मनी शी हैडंट गॉट। अच्छा, लेकिन इडा सिटवेल इज स्पेंडिंग द मनी शी हैडंट गॉट, सो शी इज़ सेल्फिश, and Elvis is enjoying the luxury of saving money that he had got. Elvis over save कर रहा है, इसलिए Elvis को भी इन्होंने selfish. The point was very well stated by a famous miser. The old man had accumulated a vast fortune, but in the Scotch phrase would have grudged you the smoke of his porridge. ये ना एक Scotch phrase है जो लिखा हुआ है ना डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में कि ग्रज यू द स्मोक ऑफ हिज पॉरेज। देखो जो डिफरेंस होता है ना कि 80% इंग्लिश में किसके आती है और 90% से 95% किसके जाते हैं, तो आपके राइटिंग स्किल्स के होते हैं। आप ना इसको एज इट इज़ याद कर लेना, ग्रज यू द स्मोक ऑफ हिज पॉरेज, इसका मतलब मैं आपको बता रही हूँ। तो जब आप आंसर में से लिखते हैं ना, देयर इज़ अ स्कॉच फ्रेज दैट सेज डबल इन्वर्टेड कॉमर्स ग्रज्ड यू द स्मोक ऑफ हिज पॉरेज, तो ऐसे अगर आप आंसर शुरू करते हो ना, आपकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? देखो पॉरेज होता है जैसे हमारे यहाँ पे दलिया होता है, खिचड़ी होती है, तो लाइक यही समझ लो पॉरेज यही होता है। कोई भी आपने ग्रेन्स लिए, उसको पानी में पकाया, उसकी खिचड़ी मतलब सेमी सॉलिड डिश बनाई, तो उसको पॉरेज बोलते हैं। तो ऐसा कंजूस इंसान जो अपने घर में पके हुए पॉरेज का धुआं भी अगर आपकी तरफ चला जाए तो तब भी उसको बुरा लगे, ऐसे कंजूस इंसान की यहाँ पे बात की जा रही है। ग्रज ड्यू का मतलब उसको गुस्सा लगता है या उसको बुरा लगता है या वो खार खाएगा आपसे। द स्मोक ऑफ हिज पॉरेज, अपने घर में पका खाना, खाने की स्मोक जैसे हमारी खिड़की से बाहर जाके दूसरी घर की खिड़की से एंटर करती है ना, तो अगर उसके घर से की खिड़की से उसके खाने की स्मेल या अरोमा या फिर स्मोक भी बाहर चली जाती है ना, उसको तब भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा महान माइज़र है कोई। अच्छा, अब उस माइज़र के बारे में बात आगे और की जा रही है। ही डाइड, वो माइज़र मर गया। बाय द वे, कैसे मरा? प्रॉपरली इनफ, अच्छी तरह से मरा। थ्रू वॉकिंग होम इन द रेन, बारिश में घर जाने से। बिकॉज ही वॉज टू मीन टू टेक अ कैब। देखो बारिश हो रही है, तुम पैदल जाओगे या तो तुम्हें निमोनिया हो या तुम्हें नज़ला जुकाम फीवर सारा कुछ होगा, बट उसने क्या किया, वो गया पैदल। बिकॉज ही वॉज टू माइजर टू टेक अ कैब, वो मर चुका है। ही वॉज वंस आस्क्ड, उससे एक बार पूछा गया, वाई ही वॉज सो एंक्शियस टू इंक्रीज हिज रिचेस, उसको इतना क्या पड़ा है, इतनी क्या एनजाइटी है अपनी वेल्थ बढ़ाने की। सिंस हिज सन वुड प्रोबेबली स्क्वांडर देम, एंड ही रिप्लाइड, क्योंकि जो उसका सन है, अगर तुम पैसे बचा रहे हो, उसका जो बेटा है आखिरकार वो तो उसका उड़ा ही देगा, तो फिर भी तुम इतने एंक्शियस क्यों हो बचाने को, या उससे पूछा गया। तो उसका क्या रिप्लाई आया, इफ़ माई सन गेट्स एज मच प्लेजर आउट ऑफ स्क्वेंडरिंग माई मनी एज आई हैव हैड आउट ऑफ सेविंग इट, आई शेल नॉट माइंड। वो कह रहा है कि खेल सारा प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन का है, कि अगर मेरे बेटे को वेल्थ उजाड़ने में उतना ही मज़ा आता है जितना कि मुझे वेल्थ जोड़ने में मज़ा आता है, होर्डिंग करने में मज़ा आता है, तो अगर वो उसको उतना मज़ा आ रहा है, फिर मेरे को उसके वेल्थ उजाड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हम सोच देख रहे हैं कि सारी गेम साइकोलॉजी की है, कि एक बंदे को जोड़ने में मज़ा आता है, एक बंदे को खर्च करने में मज़ा आता है। उससे उसने ये कंक्लूजन निकाला कि बोथ द होर्डिंग, पैसा इकट्ठा करना,
एंड पैसा स्पेंड करना इन हिज व्यू इक्वली अ मैटर ऑफ मेयर सेल्फिश प्लेजर, सिर्फ खुद को खुश करने के तरीके हैं। अभी आप चुन लो कि आपको पैसे जोड़ के खुशी हो रही है या पैसे खर्च करके खुशी हो रही है। That the uncalculating spirit that lands people in debt is a more engaging frailty than the calculating spirit of the miser। कहता अगर इन दोनों में से देखा जाए ना, चाहे बीइंग अ माइजर इज़ मोर डेंजरस और हैज़ मोर रेपरकशंस और बीइंग अ स्पेंड थ्रिफ्ट, तो वो कहता है जो बीइंग अ स्पेंड थ्रिफ्ट है ना, जो बिना सोचे समझे स्पेंड कर देते हैं ना, वो लोग ज़्यादा मुसीबत में पड़ते हैं। तो फेल्टी होता है मतलब नुकसान, तो उनको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। एंड मोस्ट प्रोमिनेंट फेल्टी इज़ डेट, सबसे पहले तो उन पर कर्जा चढ़ता है। दैन द कैलकुलेटिंग स्पिरिट ऑफ द माइजर, बजाय कि इसके जो कंजूस लोग हैं जो कि सेव करके रखते हैं, वो लोग नुकसान कम उठाते हैं वो सेल्फिश हैं, बताया गया ना पीछे वो सेल्फिश हैं, लेकिन वो लोग नुकसान कम उठाते हैं। स्पेंड थ्रिफ्ट्स लोग नुकसान ज़्यादा उठाते हैं। इसलिए इस पूरे ऐसे में कंपैरिजन ऑफ स्पेंड थ्रिफ्ट्स एंड माइजर है, लेकिन फिर भी टाइटल इसको क्या दिया गया, ऑन स्पेंड थ्रिफ्ट्स, क्योंकि ये लोग अपनी आदतों के कारण, अपनी अनकैलकुलेटिंग हैबिट्स के कारण दे लीड देमसेल्व्स इनटू ट्रबल, दे लीड देमसेल्व्स इनटू डेट, एंड दैट इज़ इक्वलेंट टू टेंशन, स्ट्रेस। आई नो अ डिलाइटफुल मैन, मैं एक खुश आदमी को जानता हूँ, who seems to have no more knowledge of relation between income and expenditure than a kitten। बिल्कुल ज़ीरो है फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, उसको कुछ नहीं पता कि इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या रेशो होना चाहिए, कि कितना हमारे पास इनकम है तो हमें कितना खर्च करना चाहिए, उसको कुछ नहीं पता। ऑथर उस ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहा है। If he gets 100 pound unexpectedly, he does not look at all in relation to his whole needs। अगर उसके पास अचानक से 100 पाउंड्स आ जाए ना, तो वो ये नहीं देखेगा कि मेरी नीड्स क्या हैं। He does not remember rent, रेट्स, टैक्सेस, बेकर, बुचर, टेलर। वो ये नहीं देखेगा कि कितना मेरा रेंट जाएगा, कितना मेरा रेट्स, मतलब रेट्स कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स, पानी का, या फिर कोई चीज़ उसने ले रखी है उसका कुछ रेट्स, टैक्सेस हैं मतलब मेरे इनकम टैक्स क्या है, या कोई किसी भी तरह के टैक्स, मैंने बेकरी पे क्या देना है, बुचर को खाने पीने पे क्या लगाना है, अपने कपड़ों पर क्या, उसको हिसाब के बारे में कुछ नहीं पता। नो, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट ही विल ऑर्डर अ न्यू पियानो इन द मॉर्निंग। मतलब इतना ज़ीरो बंदा है ना फाइनेंस के मामले में, वो सुबह ही अगले दिन पियानो ऑर्डर कर देगा। बाय हिज वाइफ अ सील स्किन जैकेट इन द आफ्टरनून, जो पैसे बचे उससे अपनी वाइफ को एक सील स्किन की जैकेट लेके दे। सील एक ना सी एनिमल होता है, तो उसकी जो स्किन होती है ना बहुत एक्सपेंसिव होती है। इन द आफ्टरनून एंड बाय द नेक्स्ट डे बी डीपर इन द मायर देन एवर। मायर होता है दलदल, और अगले दिन ही विल बी डीपर इन द मायर देन एवर एंड वंडर हाउ ही गॉट देम। और अगले दिन वो कर्ज के दलदल में और ज़्यादा फंसा होगा और ख़ुद से ही पूछेगा कि अरे मैं ऐसी कंगाल स्थिति में कैसे पहुंच गया। आपको 100 पाउंड मिले हैं, बट ऑब्वियस है ना कि आप अपने पहले बिल्स पे करोगे, आपका कोई ईएमआई चल रहा है आप अपनी ईएमआई पे करोगे, आपने किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट के लिए सेविंग करनी है आप सेव करोगे। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसको ज़ीरो नॉलेज है अबाउट द फाइनेंसेस, वो क्या करेगा, दिन में पियानो ख़रीद लेगा। क्यों ख़रीदेगा? फॉर प्लेजर, ठीक है। दोपहर में अपनी वाइफ को सील स्किन जैकेट यानी कि एक्सपेंसिव जैकेट ले देगा फॉर प्लेजर। एंड उसके बाद जब सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे और दैट पर्सन विल वंडर कि मेरी ऐसी स्थिति कैसे हो गई। एंड देयर इज़ जोन्स यंग वाइफ। जोन और एक तीसरा कैरेक्टर आया यहाँ पे, और उसके बाद जोन की वाइफ है अ चार्मिंग वुमन, सुंदर सी लेडी है, हु इज़ ड्रैगिंग हर हस्बैंड इनटू डेट विद द सेम किटनिश इररिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरह की इररिस्पॉन्सिबिलिटी की ऊपर बात की है ना, उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लेडी में है। वो कौन लेडी है? वो जोन्स की वाइफ है, जो कि अपने हस्बैंड को इसी तरीके से डेट में घसीट रही है। हाउ? बाय हैविंग नो फाइनेंशियल नॉलेज।
She will leave Jones on the pavement with a remark that she suggests that she is going into the shop to buy some pins. वो घर से जब जाती है तो जोन्स को इस तरह से बता कर जाती है, या इस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसके बताने का तरीका होता है कि वो पिन्स लेने जा रही है. देखो, पिन्स जस्ट एक इंडिकेशन है कि बहुत बड़ा खर्चा करने वो नहीं जा रही है. एंड विल कम आउट विद अ रिक्वेस्ट फॉर £10 फॉर सम परफेक्टली लवली थिंग दैट हैज़ कॉट हर आई. लेकिन जब वो शॉप से बाहर आती है ना, तो एक रिक्वेस्ट करती है हमेशा जोन्स से कि अरे जोन्स, आई नीड £10 बिकॉज आई हैव सीन अ परफेक्टली लवली. मुझको बहुत अच्छी चीज़ पसंद आई है जो कि मेरी नज़र को भा गई है, मेरे मन से निकलती नहीं है. तो इस तरह की लेडी है कि जब वो शॉप के अंदर जाती है तब तो ऐसे शो करती है कि चाहे उसको बहुत ही छोटी इन द बजट चीज़ चाहिए, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है ना, तो आते ही रिक्वेस्ट करती है जोन्स से कि अरे आई नीड £10. एंड जोन्स क्या करता है फिर? एंड जोन्स बीइंग एल्डरली, देखो पहले उसने क्या बोला, जोन्स यंग वाइफ. द यंग वाइफ बंदा तभी लिखता है जब उसने कोई कंपैरिजन एस्टैब्लिश करना. कंपैरिजन आ गया ना. द जोन्स बीइंग एल्डरली, वो थोड़ा बड़ा, एंड स्टिल अ लिटिल एस्टोनिश्ड एट हैविंग वन द अफेक्शन ऑफ सच अ डिविनिटी हैज़ नॉट द करेज टू से नो. देखो, जब बंदे को खुद पर डाउट होता है ना कि अरे मैं तो इतनी एज का हूँ, मुझे ऐसी यंग वाइफ कैसे मिल गई, तो बंदा सही डिसीजन उस टाइम पर नहीं ले पाता है. सेम इज़ द केस विद जोन्स. वो हमेशा अ लिटिल एस्टोनिश्ड रहता है, हमेशा अचंभ्ड रहता है, अचरज में रहता है कि मेरे को ऐसी प्यारी, ऐसी यंग लेडी की अफेक्शन मिल कैसे गई. तो इस अफेक्शन को मेंटेन करने के लिए जब वो अनजस्ट £10 की रिक्वेस्ट के साथ आती है ना लेडी जोन्स, तो वो उसको नो नहीं बोल पाता, उसको पास करेज नहीं होता नो बोलने का. टू द पीपल अफ्लिक्टेड विद दिस लूज स्पेंडिंग हैबिट्स, आई वुड रिकमेंड द लेसन ऑफ अ लिटिल इंसिडेंट आई सॉ. तो वो ना अब एक लेसन देने जा रहा है, किसके लिए? टू द पीपल हु हैव लूज स्पेंडिंग हैबिट्स. तो उसने एक इंसिडेंट देखा. आई सॉ एन इंसिडेंट इन अ ट्रैम ऑन द एम्बैंकमेंट द अदर इवनिंग. उसने ट्रैम होता है जो ट्रेन टाइप की मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है ना, मतलब ऐसी बड़ी ट्रेन नहीं होती है, रोड्स पर भी चल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होती है ज़्यादातर. देयर एंटर्ड एंड सैट बिसाइड मी अ वर्किंग मैन. उस ट्रैम में उसने क्या देखा, उसके पास आके कौन बैठा? एक वर्किंग मैन, एक काम करता हुआ, करने जाता होगा, डेली कम्यूटर होगा, वो आके बैठा. कैरिंग हिज किट, उसके पास क्या था? एक किट थी. इन अ हैंकरचीफ, देखो एक किट हैंकरचीफ में मतलब कवर की हुई थी, हैंकरचीफ से कवर की हुई थी. एंड वेयरिंग अ स्कार्फ अराउंड हिज नेक, उसने अपने गले में स्कार्फ डाला हुआ था. अ क्लॉथ कैप, उसने कैप डाली हुई थी क्लॉथ की. अ कॉर्डराय ट्राउज़र्स, कॉर्डराय होता है जिसमें वो लाइंस वगैरह नहीं उभरी होती है, उस तरह की, मतलब प्लेन स्टफ़ की ट्राउज़र नहीं थी, थोड़ी सी थिक होती है. उसने कॉर्डराय ट्राउज़र डाली हुई थी. ऑब्वियसली अ लेबरर अर्निंग परहैप्स 25 सेंट्स अ वीक. तो उसकी अपीयरेंस से उसने जजमेंट की कि जो लेबरर की सैलरी होगी, या उसकी सैलरी नहीं बोलते, लेबरर की वेजेस होती हैं. जो जिस तरह का हम काम करते हैं तो उस तरह का जब हमें पेमेंट मिलती है ना, तो उसको वेजेस बोलते हैं. तो लेबरर अर्निंग्स पर हैव 25 सेंट्स वीक, मतलब बहुत ही बेसिक से भी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने वाली भी अर्निंग नहीं थी उसकी. ही पेड हिज फेयर, उसने अपनी ट्रैम का फेयर दिया. एंड देन ही टुक फ्रॉम हिज पॉकेट अ पैकेट टाइड अप इन अ हैंकरचीफ. उसने अपनी पॉकेट से एक पैकेट निकाला जो कि हैंकरचीफ में टाई किया हुआ था. ही अनटाइड द नॉट खोली, उसने गांठ खोली. एंड देयर केम फोर्थ अ नीट पॉकेट बुक विद पेंसिल अटैच्ड. और उसमें से जब उसने गांठ खोली हैंकरचीफ की, तो उसमें से क्या निकला? एक पॉकेट बुक निकली, और जिसके साथ पेंसिल थी एक. ही ओपनड इट एंड बिगैन टू राइट, वो लिखने लगा उसमें. माई क्यूरियोसिटी वॉज टू मच फॉर माई मैनर्स. देखो वैसे गुड मैनर्स ये कहते हैं कि जब कोई आपके पास बैठा लिख रहा हो, आप उसको जानते हो या ना जानते हो, आपको उसकी बुक या नोटबुक में नहीं देखना चाहिए. लेकिन एजी गार्डिनर की क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा थी दैट ही फॉरगॉट हिज मैनर्स.
आउट ऑफ द टेल ऑफ माई आई, टेल ऑफ द आई का मतलब होता है जैसे ये आपकी आईज होती है ना, ये जहाँ पे मस्कारा नहीं लगाते हैं, वो काजल लाइनर जो भी लगाते हैं, यहाँ से मतलब टीरे होकर देखा उसने, किनारे से देखा। आउट ऑफ द टेल ऑफ माई आई वॉच द मोशन ऑफ हिज फिंगर्स एंड दिस इज़ वट ही रोट। उसने क्या लिखा, जैसे ऐसे 1 लिखता है कोई, ऐसे 2 लिखता है, ऐसे 3 लिखता है, उसको साफ साफ तो नहीं दिखा, बट ही वॉच द मोशन ऑफ हिज फिंगर, जिस तरह से उसकी उंगलियां चल रही थी ना, उसने वो देखा। एंड दिस इज़ वट ही ट्रैम 1.5 शिलिंग्स, तो उसने ट्रैम का किराया लिखा 1.5 शिलिंग्स। इन अ फ्लैश आई सीम टू सी द होल ऑर्डरली लाइफ ऑफ दैट पुअर लेबरर। एक ही झटके में मैं उस पुअर लेबरर की सारी ऑर्डरली लाइफ समझ गया, मतलब उसका हिसाब किताब समझ गया, वो किस तरीके से अपने अर्निंग्स, अपनी इनकम एंड अपना एक्सपेंडिचर मैनेज करता है, वो उसकी एक डायरी एंट्री से ही उसको अंदाज़ा हो गया। ही हैड गॉट होल्ड ऑफ अ लेसन, ही हैड एन एंकरेज इन द टॉसिंग सीज ऑफ दिस ट्रबलसम वर्ल्ड। ही हैड एन एंकरेज का मतलब, एंकरेज होता है ग्रिप, मतलब एक स्टर्डी उसके पास पकड़ है। इन द टॉसिंग सीज, देखो एक एंकर होता है, आपने पता नहीं ऐसा इस तरह से होता है जो हम सीज़ में डालते हैं, जब हम शिप को सेल करते हैं ना, तो सी में डालते हैं ताकि सी एक जगह पर खड़ा रहे। तो टॉसिंग सीज़ का मतलब होता है ज़िंदगी की तूफ़ानी लहरों में भी उसके पास एक स्ट्रॉन्ग आधार था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किसकी थी? उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग की कैपेसिटी की। They had got hold of a lesson that Lady Ida Sitwell ought to try and learn during the next 3 months. उस लेबरर को देखकर एजे गार्डनर को और फर्म बिलीफ हो गया कि जो लेडी ईडा सिटवेल है, उसको नेक्स्ट 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट होनी ही चाहिए और उसको एक लेसन लर्न करना चाहिए लेडी ईडा सिटवेल को, दैट इज़ वॉच योर स्पेंडिंग। This lesson is meant to be learned by Ida Sitwell. For it is the people who are more concerned about getting money than about how they spend it who come to grief. ऑथर कह रहा है कि दुख लास्ट में वही लोग पाते हैं जिनका ध्यान ज़्यादा कमाने पर होता है बजाय कि ज़्यादा सेव करने पर। जो लोग ज़्यादा कमाते हैं ठीक है, फाइन, लेकिन अपनी सेविंग्स पर ध्यान नहीं देते, वो लास्ट में दुख पाते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो लोग उस पुअर लेबरर की तरह होते हैं, ट्रैम में मेरे लेबरर की तरह होते हैं, जिनकी अर्निंग्स तो ठीक ठाक ही होती है, बिलो एवरेज ही होती है, लेकिन उनको आर्ट ऑफ स्पेंडिंग एंड आर्ट ऑफ सेविंग आती है, उनको बहुत ज़्यादा दुख नहीं मिलता है। A very acute observer once told me that the principal difference between the Scotch people and the Lancashire people was that the former thought, former तो जिसकी बात पहले की गई है, जो स्कॉच पीपल होते हैं वो ये सोचते हैं अबाउट हाउ दे स्पेंड, वो ये सोचते हैं कि हम खर्चा किस प्रकार कर रहे हैं, हम सेविंग्स किस प्रकार कर रहे हैं। एंड द लैटर होता है जिसकी बात हमने बाद में की गई है, जो कि लैंकाशायर पीपल की बात बाद में की गई है। दे थिंक अबाउट हाउ मच दे गॉट, वो अपनी अर्निंग्स बढ़ाने की तरफ ध्यान देते हैं। द डिफरेंस ही थॉट वॉज द डिफरेंस बिटवीन अ थ्रिफ्टी एंड एन अनथ्रिफ्टी पीपल। यही जो सोच है, यही आगे जाके एक पर्सन को थ्रिफ्टी यानी कि बेहिसाब खर्च करने वाला एंड अनथ्रिफ्टी बनाती है, यानी कि बेहिसाब खर्च ना करने वाला, यानी कि एक बैलेंस्ड पर्सन बनाती है। आई थिंक दैट इज़ ट्रू। वो कहता है कि मैं एग्री करता हूँ। नथिंग इज़ मोर कॉमन दैन टू फाइंड पीपल वर्स ऑफ एज दे गेट बेटर ऑफ। देखो कितनी डीप बात की है। नथिंग, वो कहता है ये बहुत कॉमन बीमारी है कि नथिंग इज़ मोर कॉमन दैन टू फाइंड पीपल वर्स ऑफ एज दे गेट बेटर ऑफ। जिस तरह से लोगों की इनकम बढ़ती जाती है ना, कुछ ऐसे ज़ीरो फाइनेंशियल नॉलेज वाले लोग होते हैं कि उनकी इनकम बढ़ती जाएगी और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी वर्स होती जाएगी। एज दे गेट बेटर ऑफ दे गेट वर्स ऑफ। उनकी इनकम बढ़ रही है
लेकिन उनकी लाइफ की क्वालिटी भी घट रही है। क्यों? क्योंकि उनको आर्ट ऑफ स्पेंडिंग नहीं आती, आर्ट ऑफ सेविंग नहीं आती, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है उनको। इसलिए ये एक बहुत कॉमन सीन है। दे हैव लर्न द आर्ट ऑफ गेटिंग मनी, उन्होंने पैसा कमाना तो सीख लिया, बट दे लॉस द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग वाइजली, लेकिन वो ये भूल गए कि खर्चा किस तरह करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।